इस वीडियो में हम गॉस के नियम के अनुप्रयोग पर बात करेंगे, जिसमें एक टॉपिक लेंगे कि ये कोई अनंत लंबाई की आवेशित चालक है तो उसके कारण किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की तीव्रता क्या होगी। तो यानी एक समान सीबे अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये एक एप्लीकेशन है, बाकी एप्लीकेशन हम आगे दूसरे वीडियो में बताएंगे। माना एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशित चालक के चारों ओर लंबाई के अनुदिश r दूरी पर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, जिसके कारण P से L लंबाई की बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। हाँ, P से होते हुए L लंबाई की बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। यानी गॉसियन पृष्ठ यानी डॉट डॉट लाइन से जो दिखाया गया है वो गॉसियन पृष्ठ है। वो P बिंदु है, P बिंदु से हो रहा है, यानी P बिंदु से वो जाते हुए गॉसियन सरफेस को खींचा गया है, बनाया गया है, क्योंकि P बिंदु पर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो आगे देखते हैं, आगे इस ग्राफ को समझते हैं आगे। देखिए, एक चार्ज कंडक्टर है, अनंत लंबाई का एक चार्ज कंडक्टर है, यानी उसकी जो लंबाई है वो अनंत है, चार्ज कंडक्टर है, और इसी पॉजिटिवली चार्ज है। ये इसको चार्ज है प्लस चार्ज ले रहे हैं हम इस कंडक्टर पे, प्लस चार्ज। और किसी कंडक्टर के पास किसी एक बिंदु, मान लेते हैं दिस पॉइंट है, ये P है, इस P बिंदु पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे गॉस के प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पहले गॉस के अनुसार सबसे पहले जिस बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्ञात करनी होती है, वहाँ उस बिंदु से होते हुए एक गॉसियन सरफेस खींचते हैं। तो गॉसियन सरफेस P बिंदु से होते हुए गॉसियन सरफेस खींचेंगे। देखिए गॉसियन सरफेस बनेगा क्या, तो P बिंदु से दिस लाइन, और जितना दूरी कंडक्टर से P बिंदु की जितनी दूरी है उतनी ही दूरी पर इधर भी लाइन खींचेंगे, और ये एक बेलनाकार शेप बन जाएगा, बेलन के आकार का शेप बन जाएगा। ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस की खास बात क्या है कि गॉसियन सरफेस में प्रत्येक बिंदु पर जो सरफेस है, प्रत्येक बिंदु पर दिस बिंदु दिस, यानी जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बिंदु हैं गॉसियन सरफेस से, प्रत्येक बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, सेम होगी। r दूरी पर होंगे सभी बिंदु, यहाँ से दूरी r दूरी पर होंगे, यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर, यहाँ से r दूरी पर, यानी कि जितने भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर चालक, तो चालक के चारों तरफ ही गॉसियन सरफेस होगा। जैसे अगर हम ऊपर से देखें, यहाँ से इधर से देखें, तो ये किस तरह का दिखाई देगा, यानी जैसे ये कंडक्टर है, तो ये जो गोला है ये सर्कल है, गोला नहीं सर्कल है, वृत्त है, तो ये वृत्त दिखाई देगा इस तरह से, वृत्त, और वृत्त की इस सेंटर में ये कंडक्टर दिखाई देगा चालक, और चालक से प्रत्येक समान दूरी पर गॉसियन सरफेस होगा, सेम दूरी पर, सबका जो दूरी होगा वो r होगा, r दूरी r पे, और प्रत्येक बिंदु पर इस गॉसियन सरफेस के इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, बराबर मात्रा में होगी। तो हम आगे देखते हैं।
आगे अब इसमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी P बिंदु पर क्या होगी। ठीक, तो अब देखिए कि हम सबसे पहले इंडस्ट्री कैलकुलेट करने के लिए P बिंदु पर हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे एक छोटा सा हम गॉसियन सरफेस ले लेंगे। यहाँ पर एक छोटा सा सरफेस लेंगे, क्योंकि गॉसियन सरफेस तो पूरा ये बड़ा है, बहुत बड़ा सा है, पर हम अध्ययन के पर्पज़ के लिए एक छोटा सा गॉसियन सरफेस यहाँ पे लेंगे। तो ये चूंकि मान लीजिए कि पूरा जो सरफेस एरिया है गॉसियन सरफेस का, ये गॉसियन सरफेस का ये पूरा जो एरिया है उसको हम मान लेते हैं कि वो गॉसियन सरफेस का एरिया वो ए है। तो एक छोटा सा एरिया क्या बन जाएगा, डी ए बन जाएगा। डी लग जाने का मतलब होता है कि किसी संपूर्ण एरिया का एक छोटा सा एरिया। तो ये एरिया जो हो जाएगा, ये छोटा सा एरिया, ये हो जाएगा डी ए, छोटा सा एरिया हो जाएगा डी ए। तो और चूंकि एक चीज़ और हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कंडक्टर है ये पॉजिटिवली चार्ज है, यानी धनात्मक इसमें आवेश है। तो धनात्मक आवेश का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किधर होता है, वो होता है बाहर की दिशा में, वो ऐसे होता है बाहर की दिशा में। अब इधर ऐसे होगा, इधर ऐसे होगा, मतलब वो जो चालक इसके चारों तरफ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, पर बाहर की दिशा में होगा। तो अब अगर हम P बिंदु पर हम देखें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, P बिंदु पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी दिशा किधर होगी, ऐसे होगी दिशा, ऐसे। और जो रेडियस है, ये जो रेडियस है कंडक्टर से सरफेस के बीच की जो दूरी है वो क्या होगी, r होगी। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइंस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी जो दिशा होगी वो r की दिशा के समांतर होगी, यानी जिधर r की दिशा होगी, ये रेड वाली लाइन r की जिधर दिशा होगी उधर ही e की भी दिशा होगी। और एक चीज़ देखना है कि ये सरफेस डी है, ये सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया कंपोनेंट है। तो किसी भी सरफेस एरिया का जो वेक्टर कंपोनेंट होता है उस सरफेस एरिया के बाहर की दिशा में होता है। जैसे एक हमने वृत्त ले लिया, तो वृत्त ले लिया, ये ऐसे अंदर एक डब्बा बना हुआ है, एक डब्बा है। अब इस जो ऊपर वृत्त वाला जो सरफेस है, इस पूछा जाए इसका कि सरफेस वेक्टर की दिशा किधर होगी, तो इसकी सरफेस वेक्टर की जो दिशा होगी वो ऊपर की तरफ होगी। और ये जो वक्र है, ये जो हिस्सा है, इसके सरफेस एरिया का वेक्टर दिशा किधर होगा, इसके सरफेस एरिया का वेक्टर ऐसे बाहर की दिशा में होगा। तो बाहर की दिशा में, और 90 अंश का कोण बनाएगा वो सरफेस से ऐसे 90 अंश का कोण बनाएगा, ये भी सरफेस से अपने 90 अंश का कोण बनाएगा। इसी तरह नीचे वाला जो सरफेस है उसके भी नीचे की तरफ होगा, वो भी अपने सरफेस से 90 अंश का कोण बनाएगा। तो ये बात हो गई सरफेस वेक्टर की, एरिया वेक्टर की। ठीक, तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, ये दोनों की दिशा क्या होगी, सेम दिशा होगी, एक ही दिशा होगी। क्योंकि प्रमेय के अनुसार कोई क्लोज्ड सरफेस है, गॉस के अनुसार, गॉस का जो नियम दिया था उन्होंने कि कोई क्लोज सरफेस है तो उसके बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, फ्लक्स होगा, उस सरफेस से बाहर की तरफ जाने वाला या उस सरफेस से गुजरने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, उस सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और जो सरफेस एरिया है उनके डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। यानी कि जैसे ये सरफेस है, पूरा सरफेस है गॉसियन सरफेस, तो ये सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी ई जो है, ई और इस सरफेस, ये जो सरफेस टोटल ए है, ई डॉट ए के बराबर होगा, यानी कि जो कोई क्लोज सरफेस है या जो सरफेस है, सरफेस से जो निकलने वाला, सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा फाई, वो सरफेस से गुजरने वाली ई और उसी सरफेस के क्षेत्रफल ए के डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे जो फाई होगा, अब चूंकि हमने पूरा सरफेस, होल सरफेस तो लिया नहीं है गॉसियन सरफेस,
हमने तो बस इतना सरफेस लिया है, छोटा सा सरफेस लिया है, उसको डी ए नाम दिया हुआ है, सरफेस डी ए। तो अब अगर इस सरफेस से जो फ्लक्स पास होगा वो क्या होगा, सरफेस से पास होने वाला जो फ्लक्स होगा फाई बराबर ई वेक्टर, ई वेक्टर, ई वेक्टर ये जा रहा है, ई वेक्टर और डॉट डी इंटू ए वेक्टर, डी डॉट ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये वेक्टर ये हो जाएगा फाई का मान, यानी फ्लक्स पास होने वाला इस छोटे से स्मॉल एरिया से डी ए से फ्लक्स पास होने वाला का मान हो जाएगा। अगर इसी को हम पूरे सरफेस के लिए कैलकुलेट करना चाहेंगे तो क्या करेंगे, बस इसी छोटे से एरिया के लिए फ्लक्स का मान निकालेंगे, यानी इसको भी हम बोलेंगे डी फाई, इसको भी बोलेंगे डी फाई। तो अब अगर पूरे होल सरफेस के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, होल सरफेस के लिए हम क्या करेंगे, इसी डी इसको पूरे जो छोटे से क्षेत्र है फल है इसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, छोटा सा जो फ्लक्स है इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरे सरफेस के लिए हो जाएगा फ्लक्स का मान। तो इसको हम बोलेंगे सरफेस इंटीग्रल, इसको सरफेस इंटीग्रल बोला जाता है। तो फिर आगे देखते हैं, इसी तो यहाँ से समझते हैं। देखिए एक चीज़ और हम समझ लेते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे पहली चीज़ देख लेंगे सरफेसेस कितने हैं, इस गॉसियन सरफेस में कितने हिस्से हैं, इसके गॉसियन सरफेस के कितने हिस्से हैं। एक तो ये सरफेस, दिस सरफेस, ये सरफेस क्या है, ये सरफेस वक्र सरफेस है, यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ है ये। और ये जो पृष्ठ है ये एक तो ये हो जाएगा, ये क्षेत्रफल हो जाएगा, और एक तो ये सरफेस हो जाएगा। तो तीन सरफेस हैं इसके पास। ये जो सरफेस है इसको हम S1 नाम दें, इसको S2 नाम दें और इसको S3 नाम दें। तो S1 जो सरफेस है वो एक वृत्त बना रहा है और सर्कल यानी वृत्त बना रहा है। S2 जो क्षेत्र है वो क्या बना रहा है, वो एक वक्र बना रहा है, वक्र यानी कि सिलेंडर टाइप का एक वक्र बना रहा है ये, हाँ। और ये S3 है वो भी वृत्त बना रहा है। तो तीन सरफेस एरिया यहाँ पे है। और यहाँ पे हम आगे चलते हैं। देखिए तो फाई है, वो फाई क्या होगा कि पहले सरफेस से पास होने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड और पहले सरफेस का एरिया वेक्टर यानी सरफेस छोटा सा क्षेत्र लिया हमने उसका, तो उसका एरिया डॉट प्रोडक्ट करेंगे। फिर पहले S1 के लिए क्या करेंगे, जैसे इस क्षेत्रफल के लिए निकालना है हमें, इस वाले क्षेत्रफल के लिए, तो निकालने के लिए इसका छोटा सा कोई क्षेत्रफल लेंगे, छोटा सा क्षेत्रफल जैसे इस ग्राफ में दिखाया गया है। यहाँ पे ये छोटा सा क्षेत्रफल लिया गया है DA, छोटा सा क्षेत्रफल यहाँ पे DA है। फिर DA और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा जो कंडक्टर बना हुआ है, कंडक्टर प्लस इसके ऐसे बाहर की तरफ होगा, क्योंकि ये तो इनफाइनाइट कंडक्टर है। तो ऐसे ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा इसके ऐसे साइड में निकला होगा, ऐसे साइड में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ इस पॉइंट पर देखें तो ये बाहर निकला होगा E, और जो एरिया वेक्टर होगा इस सरफेस एरिया के ऊपर की तरफ होगा, यानी ये। तो यानी DA और E कितना, कौन सा कोण बना रहे हैं, 90 अंश का ये कोण बना रहे हैं, 90 अंश का कोण। तो इन दोनों के बीच का जो एंगल है ये 90 डिग्री का एंगल है S1 क्षेत्रफल के लिए। इसी तरह से हम S2 क्षेत्रफल के लिए बात करें, S2 केस में क्या होगा कि S2 के केस में जो ये E है, E जा रहा है इधर बाहर की तरफ, E ऐसे बाहर की तरफ जा रहा है। और जो ये छोटा सा हमने क्षेत्र माना है DA भी क्या होगा, उसका वेक्टर, उसका क्षेत्र एरिया वेक्टर उसका क्या होगा, वो भी बाहर की तरफ होगा। हम पहले भी बात कर चुके हैं कि बाहर की तरफ होगा। तो यानी दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो DA और E के बीच का जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। और यहाँ पे 90 डिग्री था, यहाँ पे क्या होगा, 0 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी 90 डिग्री होगा, जैसे यहाँ पे 90, यहाँ पे भी 90 होगा। तो आगे देखते हैं। तो देखिए इसी तरह से हमारे पास जो क्षेत्रफल मिल रहा है, तीन क्षेत्रफल मिल रहा है, S1, S2, S3। तो S1 क्षेत्रफल के लिए हम फाई का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, S1 E डॉट DA। उसी तरह से S2 के लिए निकालेंगे तो E डॉट DA, S2 E डॉट DA इंटीग्रेशन, फिर S3 E डॉट DA। तो तीनों के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। और ये बराबर किसके हो जाएगा,
ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन सरफेस बराबर ई डॉट डी ए यानी ई डॉट डी ए यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं आगे इसमें क्या हो रहा है कि आगे देखिए, ये चूंकि ये S1 है, S1 हमने अभी देखा कि ये ऊपर था, ऐसे था, ये डी ए ऊपर की तरफ था, ई यहाँ पे इधर की तरफ था, बीच 90 अंश का कोण बना रहा था। तो ये ई और डी ए के बीच में ये cos 90 लिखा जाएगा, ये 90 डिग्री का, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। डॉट प्रोडक्ट को जब हटाया जाता है, डॉट प्रोडक्ट को हटाया जाता है तो हम क्या लिखते हैं, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो क्या लिखते हैं, जैसे ई डॉट डी ए है और दोनों वेक्टर हैं और ये डॉट प्रोडक्ट है बीच में। अगर इसको ओपन हटाया जाएगा तो हम लिखेंगे ई इंटू डी ए। अब ई और डी ए के बीच में गुणा होगा, ई यहाँ पे वेक्टर है, पर ई यहाँ वाला जो ई है वो ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड होगा। इसे डी ए यहाँ पे वेक्टर है, पर यहाँ पे जो है डी ए है वो इसका मैग्नीट्यूड है। तो ये ई और डी ए दोनों मैग्नीट्यूड का गुणा हो रहा है, गुणा, और उसके बाद लास्ट में यहाँ पे लग जाएगा कॉस थीटा, यानी ई डी ए कॉस थीटा। ये हो जाएगा ई डॉट डी ए का, डी ए को ओपन करने पर ये प्राप्त होता है। तो देखिए, तो इसी तरह से ई डॉट डी ए को जब हटाया गया डॉट वेक्टर से, तो ई डी ए कॉस 90 डिग्री। इसी तरह से इसके लिए 2 के लिए भी वही काम यहाँ पे हुआ, और ई S3 के लिए भी वही हुआ। S3 जो सरफेस एरिया है वो भी डी ए ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो अब ये दोनों 90 कॉस 90 का मान 0 होता है, तो इसलिए ये S1 वाला कंपोनेंट कट जाएगा और इधर S3 वाला कंपोनेंट कट जाएगा, बचेगा सिर्फ S2 वाला, यानी कि ये सिर्फ बचेगा ये कर्व सरफेस वाला पार्ट बचेगा, बस कर्व सरफेस वाला पार्ट, ये कर्व सरफेस वाला ये पार्ट हट जाएगा और ये नीचे वाला पार्ट हट जाएगा, बचेगा सिर्फ ये कर्व सरफेस वाला पार्ट। तो अब इसका यहाँ पे बच गया। अब इसका चूंकि ये जो है cos 0 है, cos 0 का मान 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 होता है, तो यहाँ पे फाई का मान ये आ जाएगा, और ई को बाहर कर देंगे और डी को हम करेंगे इंटीग्रेट, डी को इंटीग्रेट करेंगे। तो डी एक छोटा सा क्षेत्रफल है, इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रेशन का मतलब डी का पूरा क्षेत्रफल, इंटीग्रेशन लग जाने का मतलब है डी का संपूर्ण क्षेत्रफल। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण क्षेत्रफल क्या होगा डी का। अब ये चूंकि ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, तो ये वाला हिस्सा जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है यही क्षेत्रफल उसका S2 का क्षेत्रफल है यही। तो S2 यानी ये बेलन है, ये बेलन बना रहा है ना, ये बेलन बना रहा है, तो बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई r इंटू लेंथ, बेलन का लेंथ 2 पाई r l। तो बेलन देखिए यहाँ पे इस वाले ग्राफ में ये जो बेलन है l लेंथ का है, क्योंकि जो कंडक्टर होगा वो इनफाइनाइट लेंथ का होगा, तो हम इनफाइनाइट लेंथ का तो गासियन सरफेस बना नहीं सकते, तो गासियन सरफेस का हमें कोई एक लेंथ लेना होगा, इसलिए गासियन सरफेस का एक l लेंथ लिया गया है। तो इसी तरह से, और इस बेलन का जो क्षेत्रफल होगा ये वक्र वाला क्षेत्रफल होगा, ये वक्र क्षेत्रफल, हम ऊपर का सरफेस नहीं लेंगे, नीचे का नहीं लेंगे, क्योंकि वो 0 हो चुका है। और ये बेलन बनना है तो इसका जो क्षेत्रफल फार्मूला 2 पाई r यानी कि रेडियस, इस बेलन की रेडियस ये r होगा, क्योंकि ये आधार है, आधार इधर जोड़ देंगे तो बन जाएगा पूरा, तो ये आधार है 2 पाई r इंटू l यानी ये लेंथ हो जाएगा। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल, तो 2 पाई r l यहाँ पे लिख दिया गया। अब ये फाई का मान निकल के आ गया ई डॉट 2 पाई r l, और यहाँ से ई का मान निकल गया फाई अपान 2 पाई r l, ई का मान निकल गया। इसी तरह से अब एक चीज़ और हम देखते हैं कि चूंकि जो कंडक्टर है वो इनफाइनाइट लेंथ का है,
इनफाइनाइट लेंथ का होने के नाते हमें तो पता नहीं कि पूरे कंडक्टर भर में चार्ज कितना है, तो इसलिए जो इसमें चार्ज है कंडक्टर में प्लस चार्ज, इसको हम पर यूनिट लेंथ चार्ज को लेते हैं। यहाँ से चार्ज लेते हैं, पर यूनिट लेंथ लेते हैं। तो पर यूनिट लेंथ यानी एक एल में, यानी 1 मीटर लेंथ में, 1 मीटर में कितना चार्ज है। तो 1 मीटर में चार्ज हमने मान लिया कि लैम्डा है, 1 मीटर में चार्ज लैम्डा है। तो यहाँ पे 1 मीटर चार्ज में अगर लंबाई में लैम्डा चार्ज है, तो चूंकि जो गासियन सरफेस बना हुआ है उसका लेंथ क्या है, उसका लेंथ है एल। और जो एल है यानी जितना ये सरफेस होगा, ये वे बेलन होगा, उतना वो अपने अंदर ये कंडक्टर को भी रखेगा। तो जितना बड़ा बेलन होगा उतना कंडक्टर को अपने अंदर रखेगा, यानी एल लेंथ का बेलन होगा तो एल लेंथ का कंडक्टर भी अपने अंदर रखेगा। तो इसलिए जो यहाँ पे Q का मान इस बेलन के अंदर Q का मान जो होगा वो क्या होगा, वो होगा इस कंडक्टर के ऊपर, जितना कंडक्टर इस बेलन के अंदर है उसके ऊपर जितना चार्ज है वही चार्ज होगा इस बेलन के अंदर भी। भाई कंडक्टर के बेलन के अंदर है जितना हिस्सा, तो उतना ही हिस्सा तो चार्ज बेलन के अंदर होगा। तो ये हो जाता है। तो हम चार्ज कैलकुलेट करेंगे, चार्ज का मान। तो चार्ज का मान कैसे निकालेंगे, क्योंकि L जो है वो पर यूनिट लेंथ चार्ज है, 1 मीटर लेंथ का चार्ज है। 1 मीटर लेंथ का चार्ज L है। तो L मीटर लेंथ का चार्ज कितना हो जाएगा, L मीटर का लेंथ का चार्ज लैम्डा इंटू L। 1 मीटर लंबाई में जो चार्ज है वो लैम्डा है, तो L मीटर लंबाई में चार्ज लैम्डा L, तो लैम्डा L हो जाएगा। तो हम आगे देखते हैं। तो इसलिए यहाँ पे आ जाता है Q का मान जो सरफेस के अंदर है, सरफेस बेलन जो बनता है गासियन सरफेस, उसके अंदर जो चार्ज है Q बराबर लैम्डा L है। गॉस का प्रमेय हम लोग ये पहले देख चुके हैं। ये फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट निकल के आता है, गॉस के प्रमेय में ये निकल के आता है। तो यहाँ से फाई का मान निकालते हैं, और इसके पहले जो हमने डेरिवेशन किया है हम लोगों ने, ये यहाँ से फाई का मान यहाँ से देखते हैं, तो इसको, और यहाँ भी फाई का मान है, तो फिर यहाँ से, और ये Q, यहाँ पे Q का मान है, तो Q का मान पहले इस वाले जगह पे, इस Q वाले इक्वेशन में, यानी 2 और 3 का प्रयोग करके हम एक इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 और 3 का प्रयोग करके एक इक्वेशन यहाँ पे बनाते हैं, क्योंकि यहाँ Q का मान दिया हुआ है, इसी Q का मान उठा के इस Q की जगह पे रख देना है। Q की जगह पे रख देंगे तो यहाँ पे बन के आ जाएगा लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट, लैम्डा L अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पे फाई का मान निकल गया, इसके पहले भी फाई का मान निकाल चुके हैं। यहाँ पे फाई का मान E डॉट 2 पाई RL, फाई का मान निकला हुआ है। तो वहाँ पे उस जगह पे हम ये फाई का मान पुट कर देंगे, उस जगह पे ये फाई का मान पुट करेंगे, तो इक्वेशन जो यहाँ पे आया हुआ है ये आया है फाई अपॉन 2 पाई RL। तो यहाँ पे जब फाई का मान रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे मिलेगा कि लैम्डा अपान में लैम्डा L, ये लैम्डा L है, लैम्डा L अपान में, यानी लैम्डा L अपान एप्सिलॉन नॉट, फिर डिवाइडेड बाई 2 पाई RL, 2 पाई RL। क्यों 2 पाई RL, क्योंकि 2 पाई RL यहाँ पे है, ये 2 पाई RL, यहाँ पे 2 पाई RL है। तो इसलिए कि फाई का मान तो हमने रख दिया, फाई का मान क्या रखा, लैम्डा L अपान में एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई 2 पाई RL। अब देखिए यहाँ पे भी L है, यहाँ पे भी L है, तो क्या होगा, ये जो L है ये एप्सिलॉन नॉट तो पहले नीचे आ जाएगा, यहाँ पे नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बन जाएगा लैम्डा L एप्सिलॉन 2 पाई RL। तो अब क्या हो जाएगा कि L से L कट जाएगा, यहाँ का जो L है और ये L है, L से L कट जाएंगे, तो बचेगा E बराबर लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो ये हो जाता है स्केलर के केस में। और पहली एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देनी है, ये निर्वात के केस में है, यानी कि जो भी चार्ज पार्टी है कंडक्टर वो निर्वात में रखा हुआ होना चाहिए, और किसी ना तो जल में या ना किसी शीशे में या किसी माध्यम में नहीं रखा होना चाहिए, वो निर्वात में रखा होना चाहिए। तो उसके लिए निकल के आता है, वहाँ पर निर्वात के केस में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट लेते हैं।
अगर ये निर्वात नहीं होगा तो हम एप्सिलॉन नॉट नहीं लेंगे, यहाँ पे निर्वात का परमिटिविटी लेंगे। तो अब इसी तरह से अगर इसको वेक्टर के रूप में किया जाए तो ई यहाँ पे है, ई के ऊपर वेक्टर लगेगा, ई के ऊपर वेक्टर लग गया, और उसके बाद ये लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, तो ये आर के ऊपर वेक्टर लगेगा। यहाँ पे आर के ऊपर वेक्टर लगने का क्या मतलब है, आर के ऊपर लगाने का क्या मतलब है, चूंकि जो ई है वो ई ऐसे है, इधर दिशा में है डायरेक्शन उसका, और जो आर है आर भी इधर ही हम ले रहे हैं, आर को भी इधर ही ले रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे एक डायरेक्शन को दिखाने के लिए यहाँ पे आर कैप लगाया गया है। आर कैप का कोई मतलब नहीं होता, इसका मान 1 होता है, इसका कोई मान नहीं होता है, ये सिर्फ डायरेक्शन को शो करता है। आर कैप इस दिशा को बता रहा है कि जो ई का जो दिशा है वो आर की दिशा में है, आर जिस दिशा में है उसी दिशा में ई की दिशा है। बस